मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमारा फिजिक्स की जो है तीसरी चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे होंगे कौन सा चैप्टर है, सदिश और अदिश। सदिश व अदिश, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी सदिश और अदिश चैप्टर, ठीक है। यानी इसका नाम हो जाता है वेक्टर, उसका नाम होता है स्केलर, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपकी वो एग्जाम ग्रुप डी का हो या आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, या आप एनटीपीसी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, ये क्लास आप ले सकते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 है सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। चलिए देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। आप सबसे पहले हेडिंग डालना सदिश। सदिश यानी वेक्टर, सदिश यानी वेक्टर। सदिश क्या होता है? वे भौतिक राशि, लिखी गई परिभाषा, वे भौतिकी राशि जिनमें दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ परिणाम होता है, परिमाण होता है। आप सबसे पहले हेडिंग डालना सदिश यानी वेक्टर, वे भौतिक राशि जिनमें दिशा के साथ परिमाण होता है, क्या कहलाती है? आप कहोगे सर सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। ये भौतिक राशि कैसी कहलाएगी? आपकी सदिश कहलाती है। उसके बाद अदिश यानी अदिश राशि, यानी स्केलर यूनिट्स, वे भौतिक राशि जिनमें दिशा के साथ परिमाण होता है। यानी अदिश राशि कौन सी कहलाती है? जिनमें दिशा नहीं होती, यानी ऐसी भौतिक राशि जिनमें दिशा तो नहीं होती, सिर्फ केवल वो क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। यानी ऐसी भौतिक राशि जिनमें दिशा के साथ, दिशा तो नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वे अदिश राशि कहलाते हैं। सिंपल। चलिए यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे, चलिए कौन कौन सी राशि सदिश होती है, कौन सी राशि अदिश होती है, वे आपको समझाते हैं। चलिए जैसे कि आपसे यहां पर पूछा जाएगा, यहां आप एक टेबल बना लीजिए, इधर लिखेंगे आप सदिश और आप इधर लिखेंगे अदिश। क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे सदिश, इधर लिखेगा आप अदिश, ठीक है। तो चलिए यहां सदिश का क्या मतलब हो जाता है? सदिश हो जाती है जैसे कि आपकी विस्थापन, लिखेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और आपका आवेग, संवेग और आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और आपका जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कहलाते हैं आपके? ये आपकी कहलाती है सदिश राशि। यानी आपको अभी सिर्फ केवल ये ध्यान रखना है कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, ये दो बार लिखेगा शायद, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है विस्थापन, क्या होता वेग, या त्वरण, बल, संवेग या वैद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे की क्लास में हम सब कुछ बताएंगे कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, क्या त्वरण होता है, क्या बल, आवेग, सब कुछ बताएगा। अभी थोड़ा सा सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सदिश राशि कौन सी है
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दी जाएगी, आपसे पूछेगा कि कौन सी राशि में से सदिश है या कौन सी राशि निम्नलिखित में से सदिश नहीं है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग सब सदिश राशियां हैं। उसके बाद आ जाती है अदिश राशि। अदिश राशि है आपकी जैसे कि द्रव्यमान, आप लिखेंगे द्रव्यमान यानी मास। उसके बाद कार्य यानी वर्क। उसके बाद ऊर्जा, आयतन, क्षेत्रफल और आपका दूरी, विभव, ताप और धारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा अदिश राशि क्यों है, आपको बताएंगे अभी। तो चलिए, एक आ जाता है आपका दाब। क्या घनत्व भी होगा? बिल्कुल, घनत्व क्या आपका अदिश राशि होगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सदिश राशि कौन सी होती है। वे राशि जिनमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, ये सदिश राशि कहलाती है। वे राशि जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ये अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि के ये उदाहरण है, आपको याद रखने हैं, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार आपको अदिश राशि कौन कौन सी होती है? द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आयतन, क्षेत्रफल, दूरी, विभव, ताप, धारा, दाब आदि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सदिशों का निरूपण। आप हेडिंग डालना, सदिशों का निरूपण। चलिए अगला हेडिंग है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, ठीक है। तो सदिशों का निरूपण का मतलब है, यदि हमें कोई भी सदिश की भौतिक राशि ये सदिश है या अदिश है, ये पता करना है। तो चलिए, यदि मैं मानता हूं, माना कोई भौतिक राशि, मुझे मान लेता हूं मैं कि ये कोई भौतिक राशि है, ये कोई भौतिक राशि है ए। अब इसको ये प्रदर्शित करना है कि ये सदिश है। क्या प्रदर्शित करना है? ये करना है कि ये सदिश है। तो आपको क्या करना होगा, जो ए है, ए के ऊपर आपको ऐसा तीर का निशान लगा देना है, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। यानी ए के ऊपर जब ये ए का तीर लग गया, तो उसका मतलब हम बोल सकते हैं ए कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। यदि मैं कहता कोई राशि बी है, तो बी के ऊपर हम ऐसा तीर का निशान लगा देते हैं, तो इससे पता चलता है कि बी भी एक सदिश राशि है। यानी किसी भी भौतिक राशि को यदि आपको ये प्रेजेंट करना है वो सदिश राशि है, तो आपको उसके ऊपर इस वेक्टर का निशान लगा दीजिए, उससे पता चल जाएगा। तो सवाल ये उठता है, तो जिसके ऊपर ये सदिश राशि नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल, तो वो राशि आपकी अदिश होगी जिसके ऊपर ये निशान नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सदिशों का परिमाण का निरूपण, कि यानी परिमाण निकालना है। किसका? सदिशों का। परिमाण निकालना है किसका? सदिशों का। तो कैसे निकालोगे भाई? मुझे अभी बताया कि जिस राशि के ऊपर ये तीर का निशान लगा होता है वो सदिश होती है। जी सर। तो इसका हमें परिमाण निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों में? परिमाण निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? ए सदिश के ऊपर आपको ऐसा मोड़ का निशान लगा देना है, ये इसका परिमाण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं पूछता बी का परिमाण क्या होगा, बी का परिमाण क्या होगा, तो आप कहते सर बी वेक्टर के ऊपर आप ऐसे मोड़ का निशान लगा दीजिए, इसका परिमाण निकल जाएगा। तो यानी कहने का यह मतलब हो जाता है दोस्तों
यदि किसी राशि को ये प्रेजेंट करना है कि सदिश है तो वेक्टर का निशान लगा दीजिए, और यदि किसी राशि का हमें परिमाण निकालना है तो उससे मोड का निशान लगा दीजिए। परिमाण कैसे निकाल जाता है अभी आपको बताइए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सदिशों का परिमाण, परिमाणों का योग, ऐसे लिखेंगे सदिशों के परिमाणों का योग। कुछ नियम होते हैं, योग नियम ऐसे बोलते हैं, योग नियम। पहला नियम आपका आ जाता है त्रिभुज का नियम, त्रिभुजों का योग नियम। और दूसरा आपका आ जाता है चतुर्भुज का योग नियम। यानी सदिशों का योग कितना आता है, त्रिभुजों का योग नियम, चतुर्भुजों का योग नियम। चलिए देखते हैं कि त्रिभुजों का योग नियम कैसे होता है। आप कहोगे सर सबसे पहले आपका क्या करना है, त्रिभुजों का योग नियम लिखिए। त्रिभुजों का योग नियम कैसे? आप कहोगे सर दो सदिश हमारे पास है, यानी एक सदिश ये है, उसके पास दूसरी बात बी सदिश ये है। अब इन्हें त्रिभुजों के योग नियम हमें जोड़ना है। तो आप ये सोचिए कि ए सदिश ये है और बी सदिश ये है, तो ए सदिश और बी सदिश का परिमाण क्या होगा? ये किसका रूप बन सकता है इसका परिमाण, यानी इसका परिमाण बन सकता है ये आर सदिश। ठीक है, ये सदिश कौन सी है ए, ये सदिश कौन सी है मेरे प्यारे भाई पी है। चलिए तो परिमाण निकालना होता है तो आर बराबर लिख सकते हैं, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। सिंपल। यानी ए सदिश और बी सदिश को जब एक त्रिभुज के अनुपात में जोड़ा जाता है तो उनका परिमाण का योग ए सदिश प्लस बी सदिश हो जाता है। चलिए उसके बाद आ जाता है चतुर्भुज का योग नियम, कि चतुर्भुज का योग नियम क्या कहता है ये आपको ध्यान रखना है। तो चतुर्भुज का योग नियम क्या होता है ये आपको समझना होगा। देखिए चतुर्भुज का योग नियम, चतुर्भुज का योग नियम, चलिए साफ ही कर देते हैं ऐसे। तो चतुर्भुज का जो योग नियम होता है वो क्या होता है ये आपको समझना होगा। देखिए कैसे समझना होगा। चतुर्भुज का योग नियम आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए यदि दो सदिश हमारे पास, एक सदिश ए है, ठीक है, और एक सदिश हमारे पास ये बी है, ये क्या है बी है। अब इसका जो परिमाण होगा, जो आपके सामने इसका जो परिमाण होगा वो क्या हो सकता है बताइए आप। यानी ये सदिश हमें इस साइड माननी होगी, बी सदिश, इसका जो परिमाण होगा वो क्या ये होगा, आप कहोगे जी सर। तो यहां पर यदि आप एक चीज नोट करते हो तो यहां पर ये बन जाता है चतुर्भुज, क्योंकि इसके चार भुजा 1 2 3 और 4 जी। एक चतुर्भुज बन गया। ए सदिश और बी सदिश से हमें लिखा है चतुर्भुज का योग नियम। तो आपको तब कैसे जोड़ सकते हैं, ये इसका परिमाण है ए, तब आपको कैसे जोड़ सकते हैं। ये तो ए सदिश और बी सदिश के बीच कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। थीटा क्या है, आर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे ए सदिश व बी सदिश के का परिमाण है, का परिमाण है। थीटा फिर क्या है, थीटा ए सदिश बी सदिश के मध्य क्या है, कौन है, क्या है दोस्तों, कौन है। चलिए सिंपल। तो यहां पर जब आर परिमाण को जोड़ा जाता है, जब त्रिभुज में जोड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि सर दोनों सदिशों को ऐड कर लीजिए। लेकिन क्या चतुर्भुज में ऐसा होगा, नहीं।
चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको भाई ये करना होगा कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कोस थीटा हो जाता है। 2ab कोस थीटा ये आ जाता है। चलिए, जब मैं बोलता हूं कि दो सदिशों का योगफल होता है, यानी इसका परिमाण होता है ए सदिश बी सदिश का योग का परिमाण, तो आप ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। और यदि इन दोनों के बीच में होता है माइनस ए सदिश और बी सदिश, तो आप लिखना होगा आपको ए सदिश प्लस बी सदिश माइनस 2ab कोस थीटा आप लिख सकते हो। तो यहां दो प्रकार के आपके पास फॉर्मूले बनकर आ गए हैं। पहला कि ए सदिश प्लस बी सदिश का योग का परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए सदिश बी सदिश जब माइनस हो तो यहां पर आपको माइनस करना होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा आ जाता है। यहां जो फॉर्मूले आपसे होते हैं, यहां से बेटा पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, आपको ध्यान रखना है दो सदिशों के परिमाणों का परिमाण कभी शून्य नहीं हो सकता और ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या नोट बना के लिखना है, लिखिए कि दो सदिशों के परिमाण का परिमाण, ध्यान देंगे, दो सदिशों के परिमाण का परिमाण कभी भी शून्य व ऋणात्मक माइनस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये आप समझेंगे। तो यहां थीटा देखिए, मुझे क्या बोला है कि दो सदिशों के परिमाण का परिमाण कभी शून्य व ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी आप ए जब इसे पूरा ए बी की वैल्यू रखेंगे तो पूरा का पूरा आप समझोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब वैल्यू रखते हैं तो इसका मान कभी भी ना तो जीरो हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैल्यू में आपको मैं समझाऊंगा, अभी तो आपको याद रखना होगा। तो भैया आप ये बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, किन किन के बीच में होती है। बिल्कुल, तो भाई थीटा की वैल्यू जो होती है आप समझेंगे, कोस थीटा की वैल्यू -1 के कोस थीटा की वैल्यू, इसका मतलब है कि -1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी। आप कहोगे सर क्या -2 हो सकती है, बिल्कुल नहीं। आप -3 हो सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। यानी ना तो -2 हो सकती है और ना ही -3 हो सकती है। कोस थीटा की वैल्यू -1 के बराबर हो सकती है या फिर -1 से ज्यादा हो सकती है। 0 बिल्कुल हो सकती है क्योंकि -1 से बड़ी है। चलिए, क्या इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल नहीं। यानी -1 से बराबर या बड़ी और +1 से छोटी या बड़ी बराबर हो सकते हैं, 1 से ज्यादा ये कभी वैल्यू उसकी हो ही नहीं सकती। ये आपको संबंध याद रखना है। यानी जब कोस थीटा की वैल्यू आप -1 रखते हैं तो यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है, और जब कोस थीटा की वैल्यू आप +1 रखते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। चलिए, क्या बताया कि जब -1 रखते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और जब आप इसकी -2 रखते हैं तो इसकी क्या आ जाती है, मिनिमम वैल्यू आ जाती है। चलिए भाई,
आप देखते हैं अगली क्लास की समझते हैं। देखिए, यदि आपसे ये कहा जाए कि a सदिश और b सदिश का योगफल क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा आ जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि जब cos थीटा की वैल्यू 1 है, यानी cos थीटा की वैल्यू यहां लिख देते हैं, इफ की वैल्यू क्या ली जाती है, -1 ली जाती है। तो यहां cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1 ही आ जाती है। कितनी आ जाती है, माइनस आ जाते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं, तो r की वैल्यू है a² प्लस b² cos थीटा की वैल्यू यहां आप -1 रख दीजिए, तो माइनस के 2ab हो जाता है। ये अंदर किसका फॉर्मूला बन जाता है, आप कहोगे सर a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस का बन जाता है, तो स्क्वायर से √ काट देते हैं, यानी r बराबर जो वैल्यू आई a माइनस b। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आप क्या मानते हैं कि ये वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है। उसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप +1 रखोगे। जी सर, यानी आप रख सकते हो कि cos थीटा बराबर +1, यानी r बराबर √a² प्लस b², और यहाँ cos थीटा की वैल्यू जब +1 रखते हैं तो +2ab ही आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, r मैक्सिमम यानी a प्लस b। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। तो यानी जब आपको पूछा जाए कि दो सदिशों का जो मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले हेडिंग डालिए, समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश, देखिए समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। समकोणीय एकांक सदिश